अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका मॉर्निंग शो सलाम जेके में मैं हूं आपके साथ ज़ुहरुल भी गवर कुछ इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। 10 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे कि देश दुनिया में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, जम्मू कश्मीर और मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, वो तमाम तर खबरें अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। बात जब मशरिक़ वस्ता के हवाले से होगी तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से अमन माहिदे के हवाले से बड़े दावे किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि आज जो माहिदा है, हतमी माहिदा है, उस पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि आज माहिदे पर दस्तखत किए जाएंगे, लेकिन ईरान ने कहा है कि उन्हें अभी इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। वो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, लेकिन दस्तखत कब होंगे या होंगे नहीं होंगे उनकी अभी तक ईरान ने तस्दीक की है। उस हवाले से बात करेंगे कि असल मामला है क्या। आगे बढ़ेंगे तो बात लेबनान के हवाले से भी करेंगे, क्योंकि एक तरफ से जहां ईरान अमेरिका मुज़ाकरात चल रहे हैं, माहिदे की बात चल रही है, तो दूसरी तरफ से इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार लेबनान को निशाना बना रहा है। ताज़ा तरीन हमले लेबनान पर हुए हैं, वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बात जब भारत के हवाले से होगी तो भारत अमेरिका ताल्लुकात की भी करेंगे, और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से बातचीत की है, किन मामलात पर बातचीत हुई है, वो तमाम तर तफसीलात एक एक करके आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात जब मुल्क की सूरत हाल के हवाले से होगी तो आपको बता दें कि डेमोग्राफिक चेंज मुल्क में होने वाले हैं, खासकर जो सरहदी इलाके हैं जिसमें जम्मू कश्मीर भी आता है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आइंदा महीनों में डेमोग्राफिक चेंजेस किए जाएंगे। खासकर जो सरहदी अजला है या सरहदी इलाके हैं, वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंजेस किए जाएंगे। उस वाले से एक बड़ा इजलास हुआ है, वो खबर भी आपके सामने रखेंगे कि कौन कौन से इलाके हैं जम्मू कश्मीर के जहाँ पर ये अमल होगा। आगे बढ़ेंगे तो बात एयरपोर्ट्स के हवाले से भी होगी। जम्मू श्रीनगर एयरपोर्ट्स के हवाले से भी अहम खबरें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अदालतों के कुछ फैसले हैं। अनंतनाग के एक शहरी को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, क्या कुछ मज़ीद तफसीलात है उस हवाले से वो भी खबर आपके सामने रखेंगे। और जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की आमद है, और यात्रा से कबल ही इंतजाम बड़े पैमाने पर जारी है। जम्मू से लेकर दिल्ली और श्रीनगर तक इजलासों का पे दर पे सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी से लेकर दूसरे इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। मॉक ड्रिल्स का इनेकाद किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा की भी आज बात करेंगे, और आपको बता दें कि मुहर्रमुल हराम की भी आमद है, और मुहर्रमुल हराम के हवाले से क्या तैयारियां हैं, इन तमाम खबरों पर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। ग्राउंड जीरो पर भी चलेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन टेलीविजन स्क्रीन के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और इंस्टा पर भी आप हमें देख सकते हैं। वहां पर अपनी आरा, अपनी राय पेश कर सकते हैं। साथ ही साथ गुलिस्तान न्यूज़ की ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.com, वहां पर आप खबर पूरी तफसील के साथ देख सकते हैं। अपना कमेंट, अपनी राय वहां पर आप दे सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत आई फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है। आज जून की 14 तारीख है, इतवार का दिन है, लेकिन माजी में आज के दिन कौमी और बैन अवी सतह पर क्या कुछ हुआ है बताएंगे मेरे साथी गौहर को जी। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहरुल भी। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 14 जून है। 14 जून को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, कुछ अहम मालूमात वाक़यात जो हम आपकी नज़र करेंगे, उसके बाद ही खबरों का पिटारा खोलेंगे। आज ही के दिन 14 जून साल 1826 में सल्तनत उस्मानिया में यनीचरी के दस्तों की बगावत का आगाज़, और यही बगावत उनके खात्मे का बाद में फिर बाइस बनी है। आज ही के दिन 14 जून साल 2002 में कराची में अमरीकी सफारत खाने के सामने कार बम धमाके में 12 अफराद हलाक और 50 जख्मी हुए, वो आज ही का दिन था। आज ही के दिन 14 जून साल 1907 में नॉर्वे में खवातीन के वोट कास्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 14 जून साल 1937 में लीना मरीना 5 साल की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन माँ बनी। आज ही के दिन 14 जून साल 1940 में नीदरलैंड्स ने जर्मनी के आगे हथियार डाल दिए। आज ही के दिन 14 जून साल 1953 में लाहौर से मार्शल लॉ उठा लिया गया, वो आज ही का दिन था। आज ही के दिन 14 जून साल 1955 में कम्युनिस्ट रियासतों ने वारसा मुआहदे पर दस्तखत किए, वो आज ही का दिन था। आज ही के दिन साल 1973 में अमेरिका ने खलाई स्टेशन स्काई लैब 1 खुला में रवाना किया, वो आज ही का दिन था।
आज ही के दिन 14 जून साल 2023 में यूनान के साहिल के करीब किश्ती डूबने से 82 अफराद की मौत हुई। 500 से ज्यादा अफराद लापता हुए। वो आज ही का दिन था। आज ही के दिन 14 जून साल 1926 में ब्राजील ने जमीयत अक़वाम को छोड़ दिया और आज ही के दिन साल 1972 में जापान तैयारा आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली में गिरकर तबाह हो गया, जिसमें सवार 87 अफराद में से 82 अफराद और जमीन पर 4 मजीद अफराद हलाक हो गए। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1868 में कार्ल लैंड सेंटनर माहिर खयातात और नोबल इनाम याफ्ता की पैदाइश आज ही हुई है। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि 14 जून को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है हमने आपको बताया है। अब जरा खबरों की शुरुआत, और खबरों की शुरुआत सबसे पहले मशरिक वस्ता के हवाले से और शुरुआत करेंगे ज़ुहूर लोलाबी। सबसे पहले आपको मशरिक वस्ता लिए चलेंगे, जहां पर हतमी माहिदे के हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज हतमी माहिदे पर दस्तखत होंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो हतमी माहिदे पर मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन अब वो आखिरी मरहले में दाखिल हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान के जो मुआहिदा है, फाइनल एग्रीमेंट है, उस पर आज दस्तखत होंगे। अपनाए हॉर्मन्स फौरी तौर पर खोलने का ऐलान इसमें रखा गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इसकी तस्दीक की है कि आज यानी इतवार को हतमी मुआहिदे पर दस्तखत होंगे और अमेरिका ईरान के दरमियान जो हतमी मुआहिदा है वो आज तय पाया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में दावा किया कि ईरान के साथ एक अहम मुआहिदा आज यानी इतवार को दस्तखत के लिए तय पा गया है। उनके मुताबिक मुआहिदे के बाद अपनाए हॉर्मन्स को फौरी तौर पर तमाम ममालिक के लिए खोल दिया जाएगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि अगर हालात पुरअमन रहे तो अमेरिका ईरान के साथ जौहरी मवाद के हवाले से भी ताउन करेगा और मशरिक़ वस्ता में तवील मुद्दती शराकत दारी का ख्वाह है। ताहम उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुआहिदे पर अमल ना हुआ तो अमेरिका के पास मुतबादिल इक़दामात मौजूद है, यानी अमेरिका फिर फौजी कार्रवाई की तरफ बढ़ सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन अमन मुआहिदे पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और अमन कोशिशों पर बातचीत की। शहबाज शरीफ ने कतर के इलाकाई अमन के लिए कोशिशों को सराहा। और अब आज का दिन काफ़ी अहम है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि आज फाइनल एग्रीमेंट पर दस्तखत हो सकते हैं। चलिए नाज़रीन, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और डील के हवाले से बात हो रही है। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे बात ईरान और अमेरिका के हवाले से भी, क्योंकि ईरानी हुकाम की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया है जहाँ उन्होंने कहा है कि आज अमेरिका और ईरान के दरमियान जो किसी मुआहदे पर दस्तखत होने का इम्कान उन्होंने जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी डील पर आज दस्तखत नहीं होंगे। ये ईरानी हुकाम की जानिब से जो वज़ारत ख़ारजा के हुकाम हैं उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि आज अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं हो सकते। ईरान के मौक़िफ़ के मुताबिक मुज़ाकरात का अमल जारी है, ताहम मुतअद्दिद अहम निकात अभी भी ज़ेर बहस है और किसी हतमी नतीजे पर इत्तिफाक नहीं हो सका। ईरान मुसलसल इस बात पर जोर देता आया है कि इसे पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफजरदगी का हक हासिल है और वह अपने जौहरी प्रोग्राम के उस बुनियादी उसूल से पीछे नहीं हटेगा। यही मसला है अमेरिका और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात में सबसे बड़ा इख्तलाफी नुक्ता समझा जा रहा है। अगरचे किसी मुमकिना मुआहदे और आबनाए हरमुज़ में कशीदगी में कमी की सूरत में आलमी तेल मंडियों, बहरी तिजारत, मशरिक़ वस्ता की सियासत पर मस्बत असरात मुरतब होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, ताहम ईरानी तरदीद के बाद सूरत हाल बदस्तूर गैर यकीनी है और मुआहदे के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान भी अभी बरकरार है। अमेरिका या पाकिस्तान की जानिब से भी इस बात का भी इशारा दिया गया है कि शायद आज किसी डील जो मुज़ाकराती अमल है वो तय पाया जाएगा, एक डील पे साइन हो सकता है। लेकिन ईरानी हुकाम का फिलहाल मानना है कि आज
यानी कि संडे के रोज किसी भी डील पर कोई भी दस्तखत नहीं होंगे। चलिए, एक तरफ से माहिदे की बात हो रही है, एग्रीमेंट की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ से बयानात में इख्तिलाफात नजर आ रहा है। एक तरफ से जहां पाकिस्तान दावा कर रहा है कि आज दस्तखत होंगे, तो दूसरी तरफ से ईरान ये साफ तौर पर कह रहा है कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, मुज़ाकरात अभी जारी है, डील होगी, लेकिन कब होगी या दस्तखत कब होंगे, फाइनल एग्रीमेंट कब होगा, इस पर अभी तातुल बरकरार है। और बड़ी खबर कि पाकिस्तान ने दावा किया कि इलेक्ट्रॉनिक तौर पर दस्तखत किए जाएंगे। ये जो डील है या जो फाइनल एग्रीमेंट है, इस पर इलेक्ट्रॉनिक तौर पर दस्तखत किए जाएंगे और उसके बाद जब दस्तखत होंगे तो अगले हफ्ते तकनीकी सतह पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान का मानना है कि आइंदा 24 घंटों में ये फाइनल एग्रीमेंट मुतवक्का है, लेकिन ईरान का ये साफ तौर पर कहना है कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन अमन माहिदे के हवाले से मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि इतवार के रोज़ यानी आज के रोज़ माहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की कोई तकरीब तय नहीं हुई है, जबकि पाकिस्तान के वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि दस्तखत की तकरीब आज शेड्यूल है, यानी इतवार को शेड्यूल है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक वजारत खारजा की तर्जुमान इस्माइल बगही का कहना है कि अमेरिका के साथ मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के वक़्त का अभी हतमी तयन नहीं किया गया। उनका कहना था कि इतवार को दस्तखत नहीं होंगे, ताहम आइंदा दिनों में माहिदे पर दस्तखत के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता और इस हवाले से मोहतात रहने की जरूरत है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर खारजा इसाक डार ने सऊदी वज़ीर शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें अमेरिका और ईरान के दरमियान मुजवज़ा माहिदे पर तबादला ख्याल किया गया। बयान में कहा गया कि माहिदे पर दस्तखत की तकरीब इतवार को मुतवक्का है और दोनों रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की है कि ये पेशरफ्त खिते में अमन और इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है और अमन और इस्तेकाम को इससे फ़रोग मिलेगा। लेकिन अगरचे फाइनल एग्रीमेंट्स के हवाले से मुज़ाकरात जारी है, लेकिन दस्तखत कब होंगे उस पर अभी तातुल बरकरार है और लगातार बयानात में इख्तिलाफात नजर आ रहा है। इसको ज़रा मजीद समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ है, जाने माने एक्सपर्ट है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम आपका करेंगे मॉर्निंग शो सलाम जेके में। सर जी, आप इस सूरत को किस तरह से देखते हैं? एक तरफ से पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि अमेरिका भी कह रहा है कि आज फाइनल एग्रीमेंट होगा, उस पर साइन होंगे, लेकिन दूसरी तरफ से ईरान ये कह रहा है कि उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है, अगरचे टॉक्स का सिलसिला जारी है, लेकिन फाइनल एग्रीमेंट के हवाले से या साइन के हवाले से उन्हें कोई जल्दबाजी अभी नहीं है। जी हाँ, अमेरिका के ऊपर बहुत दबाव है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत दबाव है, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं जी उनका बहुत ज्यादा दबाव अमेरिका पे है। ये समझना पड़ेगा कि जब से ये लड़ाई चालू हुई है 1 मार्च के बाद से गल्फ कंट्रीज का जो एक्सपोर्ट है, खास तौर से गल्फ कंट्रीज से जो कच्चा तेल और गैस निकलता है वो 1/3 रह गया है। दूसरी बात है कि गल्फ कंट्रीज की इकोनॉमी पूरी तरह से कलेप्स हो गई है। कोई टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं, 3 महीने 6 महीने तक पासपोर्ट वीसा लोगों ने कैंसिल करा दिया दुनिया भर के। उनके 5 स्टार होटल खाली पड़े हैं, उनके मॉल्स, इतने बड़े बड़े मॉल्स सब खाली पड़े हैं। तो गल्फ कंट्रीज डोनाल्ड ट्रंप से दरख्वास्त कर रही हैं कि वह जल्दी से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल लें। ईरान ने पहले भी कहा हुआ है कि अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बेशर्त खोल देता है बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी दबाव के, तो ईरान भी उसके बाद 5 मिनट के अंदर ही गल्फ ऑफ हार्मुज को खोल देगा। बिल्कुल। तो ईरान से जो अभी बयान आ रहे हैं उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ईरान इंतजार कर रहा है कि आज यानी इतवार के दिन अमेरिका अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में उसने जो ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी की है उसको हटा रहा है, और फिर उसके 5 मिनट अनाउंसमेंट के 5 मिनट के बाद ही ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अपनी तरफ से खोल देगा। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोल देगा तो ये जो लड़ाई हो रही है इसको रोकने की जो 10 शर्तें ईरान की हैं, 15 शर्तें अमेरिका की हैं, बिल्कुल, वो तो बाद में भी आज से 1 महीने बाद, आज से 6 महीने बाद भी डिस्कस हो सकती हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है आजकल के माहौल में। देखिए, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जी, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि समझौते के लिए सभी लोग वहां पहुंचे, सामने
एक कागज होगा, उस पर साइन करेंगे। और जैसे हम आमतौर पे देखते हैं कि मैंने साइन किया, आपको दे दिया, आपने साइन किया, दस्तावेज मुझे दे दिया, एक्सचेंज बिल्कुल। ऑफ डॉक्यूमेंट। हो सकता है जैसा पाकिस्तान कह रहा है कि ऑनलाइन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ऑनलाइन सिग्नेचर हो जाता है, मेमोरम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन पहला कदम आज महज कुछ घंटे के अंदर अमेरिका को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोल दिया। जी यूके देवनाथ जी, तो क्या आपको लग रहा है कि वाकई में ये एग्रीमेंट होगा, ईरान इसके लिए राजी होगा? ईरान राजी है। देखिए, ईरान राजी है इस एग्रीमेंट के लिए। लेकिन ईरान ने कहा कि जो शुरुआती दौर में जो आसान वाले पॉइंट हैं, जिनके लिए कि कोई भी ज्यादा मगजमारी की जरूरत नहीं है, जिनके लिए कोई रिसोर्सेस नहीं चाहिए, जिनके लिए कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी बनाने की जरूरत नहीं है। एक फोन डोनाल्ड ट्रंप घुमाएंगे अपनी नेवी को कि भाई सबको जाने दो, और एक फोन उधर से आईआरजीसी अपने लोगों को बोलेगा कि भाई स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से सबको जाने दो। एक फोन की बात है। तो ये तो तुरंत ईरान मानने के लिए तैयार है। बाकी जो है कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा, वो तो ईरान ने हमेशा कहा है, भरोसा भी दिया है कि एटम बम नहीं बनाएगा। अब बाकी 400 किलो वो प्यूरिफाइड यूरेनियम है, वो तो ईरान ने कहा है कि वो किसी को नहीं सौंपेगा। हाँ, सौंप सकता है, रशिया को सौंप सकता है, चीन को सौंप सकता है। वो ये वाली शर्त अमेरिका को मान लेनी चाहिए, क्योंकि देखो पर्पस क्या है, इजराइल के ऊपर एटम बम ना गिरे। तो इजराइल के ऊपर एटम बम ना गिरे भविष्य में, तो ये 400 किलो यूरेनियम जो है, ये अगर रूस पहुंच जाता है या चाइना पहुंच जाता है, तो फिर इजराइल तो सेफ हो गया ना। जी देवनाथ जी, एक और चीज जानना चाहेंगे। जिस तरह हम डील की बात कर रहे हैं, जो ईरान की जानिब से जो कुछ शर्तें रखी गई हैं, जो यूरेनियम एनरिचमेंट है, और उसके साथ साथ ही जो असासे फ्रीज हुई थी उन्हें डिफ्रीज करने का, क्या अमेरिका इस पर आमादा होगा? अमेरिका ये शर्तें तैयार इस पर आमादा होगा? और उसके साथ साथ ही जिस तरह से जो यूरेनियम एनरिचमेंट या बंदरगाह जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, वहां से टैक्स वसूलना या वहां से जो पाबंदियां अमेरिका की जानिब से की गई हैं उसको हटाना, क्या ये जब जो शर्तें 10 या 15 शर्तें ईरान ने रखी हैं उस पर आमादा होगा, रजामंद होगा? और उसके साथ साथ ही अगर दोनों मुल्क के दरमियान डील होती है तो ये आलमी सतह पर कितनी बड़ी उपलब्ध होगी, कितनी बड़ी जीत होगी आलमी मंडियों को, जिस तरह से हालात इस वक्त दुनिया के अंदर या आलमी मंडियों के अंदर बने हुए हैं? जी हाँ, दुनिया बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही है। भारत में भी कल सुबह जब शेयर मार्केट अगर अच्छी खबर कुछ आ जाती है जी, तो भारत में भी कल शेयर मार्केट में उछाल आएगा। लेकिन उससे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में, खासतौर से छोटे छोटे देश हैं, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब देशों में कच्चे तेल की तो छोड़िए, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, गैस नहीं है। अभी फिलीपींस में पेट्रोल और डीजल की कीमत 80% बढ़ गया है, यानी करीबन डबल हो गया है जी। देखिए, जहां तक ये टोल वाली बात है, इसको वेस्टर्न मीडिया ज्यादा उछाल रही है। लड़ाई के पहले कच्चे तेल की कीमत $60 प्रति बैरल थी। अभी लड़ाई के दौरान एक दौर ऐसा आया था जब वो $110 पर बैरल हो गया, यानी $50 का उछाल आ गया था। आज भी कच्चे तेल की कीमत $90 के आसपास चल रही है जी। यानी आज भी 1 मार्च के मुकाबले कच्चे तेल की कीमत $30 $40 ज्यादा है। तो ऐसे में ईरान जो बोल रहा है टोल टैक्स उसको चाहिए, क्योंकि वो अपने जो बमबारी से जो नुकसान हुआ है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको ठीक करने के लिए कहीं से तो रिसोर्सेज लाएगा। तो वो $1 जमता है। एक बड़े जहाज में देखिए 2 मिलियन बैरल कच्चा तेल आ जाता है पानी के जहाज में, और ईरान कह रहे हैं हमें $1 मिलियन दे दो। तो एक बैरल पर मात्र $1 या 50 सेंट, यानी आधे डॉलर का टोल टैक्स मांग रहा है जी। तो जब अमेरिका और इजराइल की बेवकूफी से भरी हुई बमबारी जो उन्होंने 27 फरवरी को की, उससे जब कच्चा तेल $50 से $100 पे चला गया, तो ये $1 या 50 सेंट दुनिया भर के जो टैंकर्स के मालिक लोग हैं, जो टैंकर्स की ऑयल कंपनी, टैंकर्स की जो कंपनियां हैं, जहाजों की कंपनियां, वो देने के लिए राजी हैं, क्योंकि उनके टैंकर्स
फंसे हुए 1500 टैंकर्स फंसे हुए हैं पर्शियन गल्फ में 2 महीने से। उनको तो ऐसे ही हर रोज का $1 मिलियन का नुकसान हो रहा है। वो तो राजी हैं कि आप ले लो $1 मिलियन, लेकिन अमेरिका है कि मानता नहीं है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ जी इस खास मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी थे और बता रहे थे कि ज़रूरी है एग्रीमेंट इस वक्त ज़रूरी है ताकि जो अपना हॉर्मुज़ की नाकाबंदी है वो ख़त्म हो जाए। और दूसरी बड़ी बात ये कि अमेरिका पर इस वक्त दबाव है क्योंकि पूरे आलम में इस वक्त तेल की किल्लत पाई जा रही है और उसको लेकर के अमेरिका पर दबाव है। और अगरचे डील होती है, साइन होता है, फाइनल एग्रीमेंट होता है, खासकर अपना हॉर्मुज़ को लेकर के फ़िलहाल जो नाकाबंदी है उसको ख़त्म किया जाए, बाकी जो मामलात हैं उन्हें फिर मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जा सकता है। बढ़ते आगे, बात जब मुज़ाकरात के हवाले से हो रही है तो और एक बड़ी और अहम खबर कि ईरान ने अपनी सिक्योरिटी हसार को बढ़ा दिया है। खासकर यूरेनियम के हवाले से ईरान ने जौहरी तनसीबात के इर्द गिर्द हिफाजती इकदाम मज़ीद बढ़ा दिए हैं। सुरंगों को बंद कर दिया गया है और बारूदी सुरंगें बिछाने का दावा किया गया है। बड़ी खबर कि अफजूदा यूरेनियम की मुंतकिली माहिदे में बड़ा चैलेंज है और इसके पेश नज़र फिलहाल ईरान ने जौहरी तनसीबात के इर्द गिर्द हिफाजती इकदाम को मज़ीद बढ़ा दिया है। एक बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने मुबैना तौर पर अपने इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर को महफूज बनाने के लिए अहम जौहरी तनसीबात के इर्द गिर्द सख्त हिफाजती इकदाम कर दिए हैं, जिनमें सुरंगों के दाखिली रास्तों को बंद कर दिया गया है और बारूदी सुरंगें भी बिछाना शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस से मुंसलिक 5 ज़राया के हवाले से बताया गया है कि इकदाम उस वक्त किए गए जब अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना माहिदे की बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इकदाम के बाद ज़ेर ज़मीन ज़खायर तक रसाई मज़ीद मुश्किल, ख़तरनाक और वक्त तलब होगी। और रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि ईरान के पास तकरीबन आधा टन इंतहाई अफजूदा यूरेनियम मौजूद है, जिसकी मुंतकिली या मुआयना किसी भी माहिदे की सूरत में एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। साथ ही माहिरीन के मुताबिक अगरचे अमेरिका और ईरान के दरमियान माहिदे के इम्कान बढ़ रहे हैं, ताहम इन पेचीदा हिफाजती इक़दाम के बायस अमली सतह पर ज़खायर की मुंतकिली या तलफी के अमल में मुश्किलात पेश आ सकती है। अमेरिकी इंतज़ामिया के मुताबिक दोनों फरीक़ैन एक ऐसे माहिदे के करीब पहुँच रहे हैं जिसके तहत ईरान अपने अफजूदा यूरेनियम ज़खायर को हवाला करेगा। हम इस पर अमल दरामद के तरीक़ेकार और हतमी शराइत अभी वाज़ा नहीं हैं और फ़िलहाल माहिदे के पेश नज़र जहाँ अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी है, वहीं ईरान ने जौहरी तनसीबात के इर्द गिर्द हिफाजती हसार को मज़ीद बढ़ा दिया है। चलिए नाज़रीन, ये थी ईरान अमेरिका के हवाले से खबर। अब ज़रा ईरान की भी एक और बड़ी और अहम खबर कि आयतुल्लाह अली ख़ामनाई, जिनकी शहादत 28 फरवरी को इजराइल अमेरिका मुश्तरका हमले के दौरान हुई थी, अब उनकी जो ताज़ियती और तदफीन का अमल जो है उस हवाले से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ईरानी हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि किस दिन ताज़ियती इजलास होगा, किस दिन तदफीन होगी और किस दिन नमाज जनाजा होगा। ईरान ने साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की तदफीन और ताज़ियती तकरीबात का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। मरहूम के लिए मुल्क भर में 4 जुलाई से 9 जुलाई तक सोग की तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। ये तकरीबात तेहरान, कुम और मशहद में होंगी, जहां लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्का है। तेहरान में मरकजी ताज़ियती इज्तिमा मुनक्किद किया जाएगा, जबकि कुम में मजहबी शख्सियात की जानिब से खुसूसी दुआया तकारीब होंगी। और ईरानी हुकाम के मुताबिक आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा, जो उनकी वसीयत के मुताबिक उनके आबाई शहर में वाक़या है। आपको बताते चले कि ईरान में इस मौके पर कौमी सतह पर सोग मनाया जाएगा और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी इस हवाले से किए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि जो एलामिया जारी कर दिया गया है, शहीद मुजाहिद इमाम आयतुल्लाह अली आज़मी ख़ामनाई और उनके अहल खाना से मंसूब बाज़ शख्सियात की याद में अलविदाई और जो तदफीनी तकारीब है उसका शेड्यूल जारी किया गया है। तकारीब का आगाज़ 4 जुलाई से तेहरान के इमाम खुमनी में अलविदाई तकरीब से होगा। 5 जुलाई को इस मकाम पर अलविदाई तकरीब और नमाज जनाजा अदा किए जाने का जिक्र किया गया है।
6 जुलाई को तेहरान में मुबैना जनाजा जुलूस निकाला जाएगा और 7 जुलाई को मुकद्दस शहर कुम में जनाजा जुलूस के इनेकाद का दावा सामने आया है और उसके साथ साथ ही 9 जुलाई को मशहद मुकद्दस में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा के करीब तदफीन की तकरीब का जिक्र किया गया है। बाज़ाब्ता तौर पर जो एलामिया है, शेड्यूल है तदफीन और ताज़ीयती तकारीब का ईरानी हुकाम की जानिब से ये जारी कर दिया गया है। नमाज जनाजा और अलविदाई इज्तिमा 5 जुलाई को, फिर तेहरान में 6 जुलाई को जनाजे का जुलूस निकाला जाएगा और मशहद में फिर 9 जुलाई को आखिरी रसूमात और तदफीन का काम जो है वो अंजाम दिया जाएगा। चलिए बात अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान के हवाले से हो रही है तो आगे बढ़ते हैं और एक अहम और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और बात इजराइल लेबनान की भी करते हैं, क्योंकि इजराइल ने फिर से हमले किए हैं और ये हमले लेबनान पर किए गए हैं। लेबनान के मुतअद्दिद इलाकों को निशाना बनाया गया है। एक तरफ से जहां अमेरिका ईरान मुज़ाकरात जारी है तो दूसरी तरफ से जनूबी लेबनान में इजरायली फ़िज़ाई हमलों के इत्तलात सामने आ रहे हैं, जहां पर नबातिया समेत 20 मकामात को निशाना बनाया गया है और लोगों को इनखिला की वार्निंग दी गई है। हिज़्बुल्लाह का इजराइल फौज से झड़प का दावा और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के बावजूद लेबनान में हमले और कशीदगी जारी है। जनूबी लेबनान में एक बार फिर कशीदगी में इजाफा देखने को मिला है, जहां लेबनानी सरकारी मीडिया ने इजरायली फ़िज़ाई हमलों की इत्तला दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमले ऐसे वक्त में किए गए जब इजरायली फ़ौज ने जनूबी लेबनान के 20 मकामात, जिनमें नबातिया शहर भी शामिल है, इनखिला की वार्निंग जारी की थी। लेबनानी मीडिया के मुताबिक वार्निंग के बाद रेहान और सजुद समेत कई जहाद को निशाना बनाया गया जो नबातिया के करीब वाक़ा है। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह ने दावा किया कि उसके जंगजू का सरहदी कस्बे मजदल जून की जानिब पेशकदमी करने वाले इजरायली फौजियों से तसादुम हुआ। हिज़्बुल्लाह के मुताबिक रॉकेट हमलों के नतीजे में इजरायली फ़ौज को पसपाई इख्तियार करना पड़ी। इधर इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान अमेरिका और ईरान के जानिब से जंग के खात्मे के लिए मकाम की यादाश्त के करीब पहुँचने का ऐलान भी सामने आया है। ताहम इसराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार निशाना बनाया जा रहा है लेबनान को, और लेबनान के मुतअद्दिद शहरों में ताज़ा हमले इसराइल ने किए हैं जिसमें कई लोगों के हलाक होने की भी खबर है और साथ ही साथ 20 ऐसे मकामात हैं जहां से लोगों को कहा गया है कि वो फौरी इनखिला करें। नाज़रीन, अब जरा बात भारत की भी करते हैं। भारत अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से भारतीय वज़ीर ख़ारजा एच जयशंकर, डॉक्टर एच जयशंकर की जानिब से अपने हम मनसब अमरीकी हम मनसब से मुलाकात की है, टेलीफोनिक रब्ता किया है और साथ ही साथ मार्को रूबियो और डॉक्टर एच जयशंकर के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत हुई है, जिसमें दोनों रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत हुई है और साथ ही साथ जो हाल ही में अमेरिका के मुबैना जहाज़ पर जो भारतीय जहाज़ हैं उस पर हमला किया गया था, जिसमें 3 जो भारतीय सेलर्स हैं उनकी मौत हुई है, वो मामला भी उठाया उनके सामने। डॉक्टर एच जयशंकर और मकाम खारजा की जो सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, उनके दरमियान मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और दोनों के दरमियान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ और उसके साथ साथ ही दीगर कुछ अहम मामलात पर बातचीत हुई है। बयान के मुताबिक डॉक्टर एच जयशंकर और मार्को रूबियो की जानिब से तिजारती जहाज़ फौरी तौर पर अमरीकी अफवाज की हिदायत पर अमल करने और उसके साथ साथ ही आबनाए हरमुज़ में अमन और सलामती को बरकरार रखने और दीगर कुछ अहम मामलात पर भी बातचीत हुई है। और साथ ही साथ डॉक्टर एच जयशंकर की जानिब से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से बातचीत में खलीज में अमरीकी बहरी कार्रवाइयों पर भारत का शदीद एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया है, जिनमें से 3 भारतीय सेलर्स की हाल ही में जो हमले के दौरान उनकी मौत हुई है और साथ ही साथ कहा गया है कि तिजारती जहाज़ रानी के खिलाफ ऐसे मुहलिक इक़दामात का कोई जवाज़ नहीं बनता। इससे कबल भारत ने ओमान के साहिल के करीब एक ऑयल टैंकर पर अमरीकी हमले के बाद 3 भारतीय सेलर्स की हलाकत पर नई दिल्ली में भी अमरीकी सफारत खाने के कायम मकाम नायब सरबराह को तलब करके एहतजाज
दर्ज किया था। ये बात भारत अमेरिका के हवाले से हो रही है, तो आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं और बात ब्रिक्स ममालिक की करते हैं, क्योंकि ब्रिक्स ममालिक ने एक बड़े माहिदे को मंजूर किया है। ब्रिक्स ममालिक ने एक तारीखी एलामिया को मंजूरी दे दी है और इंदौर एलामिया मुतफिका तौर पर मंजूर किया गया है। आलमी ज़री एजेंडे में किसानों को मरकजी हैसियत दी गई और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से लेकर मौसमियाती ज़राअत और डिजिटल फार्मिंग पर ब्रिक्स के तमाम ममालिक ने इत्तेफाक किया है। मुश्तरका तौर पर एलामिया भी मंजूर किया गया है, जिससे छोटे किसानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। छोटे किसानों की फलाह ब्रिक्स एलामिया का अहम महवर करार दिया गया है और ब्रिक्स ममालिक ने आलमी ज़री ताउन को मजबूत बनाने की जानिब एक तारीखी कदम उठाते हुए मुतफिका तौर पर इंदौर एलामिया मंजूर कर लिया है, जिसमें किसानों को आलमी ज़री एजेंडे का मरकजी महवर करार दिया गया है। इंदौर में मुनक़दा ब्रिक्स वज़राए ज़राअत इजलास के इख्तिताम पर मंजूर किए गए इस एलामिया में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, किसानों की फलाह, मौसमियाती तब्दीलियों से हम आहंग काश्तकारी, ज़री तिजारत और डिजिटल ज़राअत के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका लाही अमल साई पाया गया है। भारतीय वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्रिक्स ममालिक दुनिया की तकरीबन निसफ आबादी 42% ज़री आराजी और 42% ग़िज़ाई अजनास की पैदावार की नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए उनकी मुश्तरका आवाज़ आलमी सतह पर गैर मामूली अहमियत रखती है। इजलास में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, ज़री तिजारत के फ़रोग़, पायदार और मौसमियाती लिहाज से ज़राअत और जदीद टेक्नोलॉजी इख्तियारात के इस्तेमाल समेत 4 अहम तरजीहात पर तफसीली गौर किया गया है, जबकि छोटे और ख़ानदानी किसानों को दरपेश मसाइल, कर्ज़ों, ज़री सहूलियात और मुनाफा बख्श मंडियों तक रसाई के मौज़ूआत भी ज़हन बस आए और ये बड़ी कामयाबी भारत की कि ब्रिक्स ममालिक ने तारीखी इंदौर एलामिया को मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया है। मुझे यह भी प्रसन्नता है कि बीज प्रणालियों में किसानों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु ग्लोबल फोरम ऑन फार्मर्स राइट इन सीड सिस्टम की स्थापना पर सहमत हुए हैं। यह मंच पारंपरिक ज्ञान, बीज विरासत तथा किसानों के योगदान को वैश्विक स्तर पर उचित सम्मान दिलाने में सहायक होगा और इस विषय पर सार्थक संवाद को बढ़ावा देगा। कृषि आदानों, बीजों तथा आनुवांशिक संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए ब्रिक्स एग्रीन एग्रो इनपुट्स, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क की स्थापना एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो सदस्य देशों के बीच कृषि आदानों और आनुवांशिक संसाधनों के क्षेत्र में सूचना आदान प्रदान, क्षमता निर्माण, तकनीकी सहयोग तथा साझेदारी को बढ़ावा देगी। मुझे यह भी संतोष है, हमने ब्रिक्स एग्रीकल्चरल रिसर्च प्लेटफॉर्म को और सुदृढ़ करते हुए उसे एक सशक्त नॉलेज टू एक्शन हब के रूप में विकसित करने में सहमति बनाई है, जिससे अनुसंधान के परिणामों। चलिए, बात किसानों के हवाले से हो रही है, ब्रिक्स इजलास के हवाले से हो रही है, तो आगे बढ़ते हैं, बात मुल्क की सलामती सूरत हाल के हवाले से भी करते हैं। और इस हवाले से एक अहम इजलास मुनक़द हुआ, जिसकी सदारत खुद वज़ीर दाखिला अमित शाह ने की और इस इजलास में खासकर डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर बातचीत हुई है। जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर किस तरीके से तब्दीली की जाएगी, आबादियाती तब्दीली किस तरीके से की जाएगी, उसका जायज़ा लिया गया है और ये अहम इजलास वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में मुनक़द हुआ है। सरहदी अजला का तफसीली जायज़ा लिया गया है, खासकर जो गैर कानूनी हिजरत उसको किस तरह से रोका जाए और उसकी तहकीकात किस तरह से हो, साफ व शफाफ तरीके से तहकीकात हो, उसका भी फैसला लिया गया है। और इसमें जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके भी शामिल है और मुल्क के जो दूसरे सरहदी खिते हैं उस वाले से भी इसमें बातचीत हुई है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की ज़ेर सदारत नई दिल्ली में एक अहम इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें मुल्क में आबादियाती तब्दीली यानी डेमोग्राफिक चेंज के जायजे के लिए कायम आला सतही कमेटी के कामकाज का जायज़ा लिया गया। इजलास में फैसला
किया गया कि वजारत दाखिला कमेटी को लॉजिस्टिक और दीगर ज़रूरी मावनत फराहम करेगी ताकि वो अपनी जिम्मेदारियां मौसर अंदाज में अंजाम दे सके। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर न्यूलेकर की सरबराही में कायमी कमेटी सरहदी इलाकों, मेट्रो शहरों और सनती मराकज़ में आबादियाती तब्दीलियों का तफसीली मुताला करेगी। कमेटी को गैर कानूनी हिजरत, सरहद पार सरगर्मियों और दीगर गैर मामूली अवामिल के बाइस आबादी के ढांचे में आने वाली तब्दीलियों का जायजा लेने और इस हवाले से सिफारिशात पेश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हुकाम के मुताबिक जम्मू कश्मीर समेत मुतअद्दिद सरहदी इलाकों को खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, जहां आबादियाती तब्दीलियों और गैर कानूनी आबादकारी के हवाले से वक्तन फ़ौक्तन खदशात और इल्ज़ामात सामने आते रहते हैं। वज़ारत दाखिला का कहना है कि ये मामला कौमी सलामती, खुद मुख्तारी कानून और नज़्म ज़ब्त और समाजी ढांचे से जुड़ा एक अहम मसला है। कमेटी मामूली तब्दीली के असबाब, गैर कानूनी इमिग्रेशन के असरात और मुख्तलिफ समाजी और मजहबी तबकात पर इसके मुमकिन असरात का भी जायज़ा लेगी और अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। इस हवाले से इस इजलास में मुतअद्दिद मामलों पर तबादला ख्याल हुआ है और ख़ासकर जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद ऐसे सरहदी अजला है जहाँ पर इसके बारे में कार्रवाई की जा सकती है। खासकर जो बॉर्डर एरियाज़ है, सांबा, कुतवा, इन अजला में जो डेमोग्राफिक चेंजेस है उस हवाले से जायज़ा लिया जा रहा है। इस पर ज़रा मज़ीद बातचीत करेंगे। श्रीनगर आपको ले चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाइक को मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। इमरान, अपडेट कीजिएगा, ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस के हवाले से वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में एक इजलास भी हुआ है या जो इसकी कमेटी इसके लिए बनाई गई है, उनके कामकाज का जायज़ा लिया गया है। क्या कुछ मज़ीद जानकारी आपके पास है और इस डेमोग्राफिक चेंज का जम्मू कश्मीर पर क्या असर पड़ेगा? देखिए ज़हूर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में वजारत दाखिला के आला हुक्काम के साथ एक अहम इजलास की सदारत की और जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों और ख़ास तौर पर जो सरहदी इलाके हैं उनमें डेमोग्राफिक चेंज का जायजा लेने के लिए तश्कील दी गई आला सतही कमेटी के कामकाज का जायजा लिया और इजलास में फैसला लिया गया कि वजारत दाखिला कमेटी को तमाम जरूरी इंतजामी या टेक्निकल और लॉजिस्टिक सहूलियात फराहम करेगी ताकि वो अपनी तहकीकात और जायजे का अमल मौसर तरीके से अंजाम दे सके। और मरकजी हुकूमत की जानिब से कायम की गई इस कमेटी की सरबराही, जैसा कि आप भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज कर रहे हैं और कमेटी में मरदमशुमारी कमिश्नर और दीगर साबिक IAS अफसर और माहिर इक्तिसादियात भी शामिल है। इजलास के दौरान वज़ीर दाखिला ने कमेटी को हिदायत दी कि वो सरहदी अजला, बड़े शहरों, सनती इलाकों और दीगर जो हसास मकामात है वहां का दौरा करके आबादी के ढांचे में होने वाली तब्दीलियों का तफसीली जायजा ले और कमेटी गैर कानूनी दरअंदाजी, सरहद पार सरगर्मियों और दीगर गैर मामूली वजूहात के बायस होने वाली आबादियाती तब्दीलियों का भी मुताला करेगी। और वज़ीर दाखिला ने कहा कि ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस है ये एक संजीदा मामला है जो मुल्क की खुद मुख्तारी या कौमी सलामती, अमन अमान, जिसे हम लॉ एंड ऑर्डर भी कहते हैं, उनकी सूरत हाल या समाजी ढांचों और जो कबायली आबादी है उनके तहफ़्फ़ुज़ से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। और जम्मू कश्मीर में भी इन सरहदी इलाकों में चूंकि जम्मू कश्मीर भी इन सरहदी इलाकों में शामिल है जहां डेमोग्राफिक चेंज के हवाले से वक्तन फौक्तन खदशात और इल्जामात सामने आ रहे हैं। खासकर 2019 के बाद आपको याद होगा कि डेमोग्राफिक चेंज को लेके काफी खदशात जम्मू कश्मीर में जाहिर किए गए मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से और खास तौर पर जम्मू हो, सांबा हो, कठवा अजला हो जो पाकिस्तान के साथ बैनुल-अक़वामी सरहद रखते हैं, उनके साथ बॉर्डर उनका है और इन इलाकों में गैर कानूनी आबादी के मामला पर भी काफी टाइम से जो है बहस होती रही है। और हुकाम के मुताबिक बाज तहकीकात में ये खदशात भी सामने आए हैं कि गैर कानूनी तौर पर आबादी कुछ अफराद मिलिटेंसी को सरहद पार दरअंदाजी के बाद महफूज मकामात तक पहुंचाने में मदद फराहम कर सकते हैं।
तो जिसके बाईस सिक्योरिटी इदारे इस मामले को संजीदगी से देख रहे हैं। और अब कमेटी आबादी में गैर मामूली तब्दीली की वजूहात का जायजा लेने के साथ साथ इन मसाइल के हल के लिए सिफारिशात भी मुरतब करेगी। और कमेटी मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तबकात में आबादी के रुझानात का भी मुताला करेगी और अपनी रिपोर्ट जो है वो मरकजी हुकूमत को पेश करेगी। और जैसे मैंने कहा कि ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस है खासकर जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव में, जैसे ज़हूर साहब मैंने कहा कि ये ऑलरेडी इस पे काफी खदशा जाहिर किया गया है। और इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर यूनिट जो है माजी में जम्मू खिते में रोहिंग्या के जो रिफ्यूजीज है उनकी गैर कानूनी या गैर आबादी के हवाले से उनके कई टाइम से खदशात जाहिर हुए हैं। और इस सिलसिले में बाज मकामात पर हमने देखा कि कार्रवाई भी की गई, जबकि कुछ जो रोहिंग्या बाशिंदे हैं उनको कठुआ के हीरानगर होल्डिंग सेंटर में भी रखा गया था। और मरकजी हुकूमत का कहना है कि दरअसल उनका मकसद है कि मुल्क भर में डेमोग्राफिक चेंजेस की वजूहात को समझना और नेशनल सिक्योरिटी और जो सोशल बैलेंस है, समाजी ताउन को बरकरार रखने के लिए जो तजावीज है वो पेश करना है। और इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है कि जिस तरीके से वज़ीर दाखिला की तरफ से ये मीटिंग ली गई है इसकी, और खासकर जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर देखा जाए तो बड़ा इम्पोर्टेंट इस इजलास को भी देखा जा रहा है। और हुकूमत का मानना है कि सरहदी इलाकों में गैर कानूनी दरअंदाजी और आबादी में गैर मामूली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को, आपका तफसीलात फराहम कर रहे थे। अमित शाह वज़ीर दाखिला की सदारत में आबादियाती तब्दीलियों पर एक इजलास, और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर जो कमेटी कायम की गई है उससे भरपूर ताउन की यकीन दहानी दी गई है। बढ़ते आगे बात ज़रा अब जम्मू कश्मीर की खबरों की करेंगे। और जम्मू कश्मीर की जब आप बात करेंगे तो कश्मीरी पंडितों के हवाले से कल श्रीनगर के अंदर एक अहम जो कॉन्क्लेव है वो मुनक्कद हुआ है, कि प्रोग्राम मुनक्कद हुआ है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ ही वज़ीर आला के मशीर नासिर असलमानी और दीगर जो मेहमान थे उन्होंने इस जो कश्मीरी पंडित ग्लोबल कश्मीरी पंडित कॉन्क्लेव उस प्रोग्राम में शिरकत की है। और साथ ही साथ कश्मीरी पंडितों की वापसी या उस सिलसिले में उनके लिए एपेक्स कमेटी बहाल की जाएगी। ये नासिर असलमानी जो वज़ीर आला के मशीर हैं उनकी जानिब से कहा गया है। तमाम फरीक़ें को साथ लेकर मुस्तकिल हल तलाश किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने मज़ीद कहा कि कश्मीरी पंडितों की बाइज़्ज़त वापसी और बाज़ाबातकारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कश्मीर में दोबारा मिलजुल कर रहने का वक्त आ गया है, नासिर असलमानी की जानिब से कहा गया है। और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी अपील की गई है कि वो अपना ताउन दे और अपने जोर दिया है कि इस चीज़ को कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर के अंदर अपने अपनी जगह या वहाँ पर उनकी बाज़ाबातकारी और वहाँ मुस्तकिल हल तलाश करने के लिए उनसे ताउन की अपील की गई है। आपको बताते चले कि नासिर असलमानी की जानिब से जो तमाम स्टेक होल्डर हैं उनसे मशावरात करने और साथ ही साथ कश्मीरी पंडितों और दीगर बरादरियों को दोबारा मिलजुल कर रहने का मौका फराहम करने की बात की गई है। और साथ ही साथ मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से कई इकदाम भी किए गए हैं, ये उनकी जानिब से कहा जा रहा है। ताहम जब तक कश्मीरी पंडित वादी में वापस आकर आबाद नहीं होते बाज़ आबादकारी का मकसद मुकम्मल नहीं हो सकता। इस सिलसिले में वज़ीर आला के मशीर नासिर असलमानी की जानिब से कुछ अहम बातें भी कही गई हैं। जब उन्होंने खिताब किया है कश्मीरी पंडित बरादरी से तो उन्होंने उस हवाले से मज़ीद क्या कुछ कहा है वो भी सुनते हैं। हम लोगों ने आपस में बड़े अच्छे दिन गुजारे थे। एक तूफान आया जिसका जिक्र किया गया, वो तूफान सबके लिए आया, वो आंधी सबके लिए आई, वो चाहे कश्मीरी मुस्लिम के लिए आए, पंडित के लिए आई तो उसी बराबर कश्मीरी मुसलमान के लिए भी आई। जैसे इन्होंने कहा एक तबका था, ये एक हकीकत है, जो यहाँ अमन नहीं चाहता था। तो 1999 से पहले भी एक तबका था, ये काफी देर से चलता रहा, बल्कि मेरा ख्याल है कई दहाइयों तक यहाँ चलता था। वो तबका उस जेंडर का था कि जिनके जहन से वो निकला ही नहीं था, वो 47 के उस फैसले के साथ नहीं थे, लेकिन हम जैसे लोग भी यहाँ थे। जब आपने हम पे इल्जाम लगाया तो आप एक स्वीपिंग इल्जाम ना लगाएं। समाज में एक ऐसा तबका भी था जिनका दिल तब भी और आज भी सिर्फ आप सबके लिए धड़कता है। और ये मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि यहाँ
हम आपको खुश करने के लिए कहें, ये जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की पिरवर रिश्वर बिल्कुल नामुकम्मल है जब तक कश्मीरी पंडित बरादरी यहाँ वापस ना आए। और हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, सरकार के लेवल पे भी कोशिश की, चाहे रेप्टेशन की बात की, यहाँ कौल साहब ने पीएम पैकेज की बात की, चाहे उसमें काम करने की बात आई, चाहे यहाँ ट्रांजिट कैंप खड़े करने की बात आई, चाहे यहाँ टेम्पररी अकोमोडेशन खड़े करने की बात आई, चाहे यहाँ उस वक्त वो एपेक्स कमेटी बनी जिसमें ये फैसला जात किए गए कि हम किस तरह से कश्मीरी पंडित बरादरी को वापस ला सके। ये सब कुछ पहल किया, मरहलावार तरीके से किया। आप लोग एक ही ब्रश से सबको पेंट नहीं कर सकते, फर्क था, कहीं गलतियां भी हुई, कुछ लोगों से गलतियां भी हुई, लेकिन कोशिश भी कहीं सुधारने की। जहां आपके पांव में कांटा चुभा तो हमारे दिल में भी उस वक्त दर्द उठा, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन अच्छा वो ना, ये लफ्ज में कश्मीरी में बोलूंगा, और कोशिश अगर ऐसा करो, कमेटी बनाओ, सम्मेलन करो, बात करो, युतान हकीकती तौर कोशिश बट तो पन बोय वापस कशीर मज बस तो सारे कथनाम। चलिए, कश्मीरी पंडितों की वापसी और घर वापसी के हवाले से बात चल रही थी, और इस हवाले से वज़ीर आला के मशीर नासिर असलमानी का कहना है कि हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी को यकीनी बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं, बात अमरनाथ यात्रा की करते हैं, और अमरनाथ यात्रा की आमद है और उससे पहले ही तैयारियां बड़े पैमाने पर जारी हैं। इंतजामात से लेकर जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं वो भी सख्त कर दिए गए हैं, और ख़ासकर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर भी इजाफी सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया है। यात्रा रूट्स और बेस कैंपों पर निगरानी में इजाफा किया गया है। जदीद निगरानी आलात से लेकर नाकाबंदियों का दायरा वसी कर दिया गया है ताकि अमरनाथ यात्रा से पहले ही इंतजामात को मुकम्मल किया जाए। और आपको बता दें कि इस हवाले से ये बड़ी पेशरफ्त हुई है, जहां मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से अमरनाथ यात्रा के सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लेने के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक यात्रा के रूट्स, बेस कैंपों, हसास मकामात पर निगरानी बढ़ा दी गई है, जबकि शाहरा पर इजाफी सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए गए हैं। जदीद निगरानी के आलात, नाकाबंदियों और गाड़ियों की तलाशी के अमल को भी तेज़ कर दिया गया है ताकि यात्रियों की महफूज और पुरअमन आमदरफ्त को यकीनी बनाया जा सके। हुकाम के मुताबिक किसी भी मुमकिना खतरे से निपटने के लिए तमाम एजेंसियां मुकम्मल तौर पर चौकस है और यात्रा के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात बरकरार रखे जाएंगे। और साथ ही साथ जो दीगर इंतजामात है, कहीं पर शाहरा की मरम्मत का काम है वो भी किया जा रहा है ताकि यात्रियों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि अब तक तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। 3 जुलाई से बाज़ाब्ता तौर पर यात्रियों की आमद होगी और फिर 28 अगस्त को ये यात्रा इख्तिताम पजीर होगी, लेकिन यात्रा खुश उसलूबी के साथ मुनक़्क़द हो, इस हवाले से तैयारियां बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। इस पर ज़रा मज़ीद बातचीत करेंगे, अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। नदीम इस वक्त रामबन से हमारे साथ है। नदीम, क्या कुछ मज़ीद जानकारी आपके पास है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा की आमद है और उससे पहले ही सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। क्या कुछ मज़ीद जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर हम ये बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अमरनाथ यात्रा का सिलसिला शुरू होने वाला है और ऐसे में हाईवे पर सिक्योरिटी काफी अहम रहती है। हालांकि हाईवे पर आती जाती गाड़ियों पर ही नजर रखना काफी नहीं, लेकिन उसके साथ लिंक रोड जो है या फिर जो हसास जगह हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना भी काफी चैलेंजिंग रहता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि तमाम चीजों को जो है फास्ट ट्रैक पर किया जा रहा है। चेकिंग भी हो रही है, जो लिंक रोड्स हाईवे के साथ कनेक्ट होती है उन सड़कों पर भी जो है नाकाबंदी की जाती है, वहां पर भी तमाम चीजें देखी जा रही हैं, गश्त वगैरह, यानी तमाम चीजें आप देखें कि सिक्योरिटी के एतबार से हम कहें कि पूरी तैयारियां हो चुकी है। और रामबन के अगर हम 2 टनल्स के बीच की बात करें, जहां चनानी नासिर टनल और नयूब टनल के बीच की बात करें, तो सिक्योरिटी मुतारिक है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जहां बात करें या फिर डिफेंस जो हम सिक्योरिटी एहलकारान की बात करें, तमाम हाईवे पर है। और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर चेकिंग्स होती है, देखा जाता है, और जो हसास जगह है वो आइडेंटिफाई की गई है। लिंक रोड्स पर तमाम चीजें देखी जा रही है। जदीद तरीकाकार इस्तेमाल किया जा रहा है कि किस तरह से यात्रा को जो है पुरअमन माहौल में यहाँ से वादी कश्मीर की तरफ रवाना किया जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी न हो। और ऐसे में हाई लेवल पर भी मीटिंग्स होती हैं, लेकिन जिला सतह पर भी मीटिंग होती है ताकि यात्रा को स्मूथ पासेज रामबन के अंदर दिया जा सके।
बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल। ये थे नदीम इकबाल रामबन से कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर रामबन के मकाम पर किस तरह की सूरत हाल और किस तरह की सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है यात्रा के लिए। अब ज़रा जनूबी कश्मीर का भी रुख करते हैं। पहलगाम की जानिब से जो रास्ता है बालताल नुनवन है, वहाँ से भी यात्राओं का जो अहम रूट है वो माना जाता है। इस सिलसिले में किस तरह के इंतजामात पहलगाम के अंदर या अनंतनाग के अंदर, तफसीलात के लिए हमारे साथ फिदा हुसैन जुड़ चुके हैं अनंतनाग से। फिदा बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा अपडेट कीजिएगा अमरनाथ यात्रा जो कि 3 जुलाई से शुरू होगी बाज़ाब्ता तौर पर, किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रखे गए हैं इंतजामी की जानिब से? नसरीन, अब जरा बढ़ते हैं आगे। बात जरा जहाँ यात्रा की है, अब जरा एयरपोर्ट की करते हैं। श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की जिसकी मरम्मत ज़रूरी है और इस सिलसिले में हुकाम की जानिब से जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनकी जानिब से एक प्लान भी तैयार किया गया है और उस प्लान का, उस मंसूबे का भी ऐलान कर दिया गया है कि इस रनवे पर जो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके रनवे की जो मरम्मत है वो नहायत ही ज़रूरी है। और ये भी कहा गया है एयरपोर्ट हुकाम की जानिब से कि जो आखिरी बार इस पर मरम्मत हुई है वो तकरीबन 15 बरस कबल हुई थी, जबकि जो बैनुल-अक़वामी असूल है उसके मुताबिक हर 10 साल के बाद रनवे की देखभाल करनी ज़रूरी है। और आपको बताते चले कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जदीद आलमी मयार की एविएशन हब में तब्दील करने के लिए 1667 करोड़ रुपए के तौसी मंसूबे का ऐलान कर दिया गया है और इस मंसूबे के तहत मुसाफिरों की सालाना गुंजाइश 2.5 मिलियन से बढ़कर अब 10 मिलियन मुसाफिरों तक की जाएगी, जबकि टर्मिनल का रकबा जो है 20,000 किलोमीटर से बढ़ाकर 71,000 मुरब्बा मीटर किया जाएगा। और इस मंसूबे के तहत जदीद सहूलियात, मल्टी लेवल कार पार्किंग और दीगर जो तैयारे हैं 15 तैयारों की हैंडलिंग की सलाहियत और उसके साथ साथ ही दीगर सहूलियात रखी जाएंगी। तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से सईद इरफान फाजिल फोन लाइन पे इस वक्त है। इरफान, ज़रा मज़ीद अपडेट कीजिएगा, ये जो नया प्लान श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकरीबन 1667 करोड़ रुपए के तौसी मंसूबे का प्लान, क्या कुछ नया होगा इस प्लान के तहत और कब से इस पे शुरुआत होगी? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौर, जहाँ तक आपने 1.667 करोड़ ट्रांसफॉर्मेशन श्रीनगर एयरपोर्ट को लेकर बात की है। एक वर्ल्ड क्लास एविएशन हब है जो कि अभी डायरेक्टर ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो डायरेक्टर है जावेद अंजुम साहब, एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक रोज अगर हम देखेंगे 2.4 मिलियन है और अब इसको बढ़ाने के साथ साथ 4.47 जो है 4.47 जो है वो कैपेसिटी को लिया जा रहा है, यानी 20,000 स्क्वायर फीट से अब 71,000 स्क्वायर फीट जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा, वो भी 4 साल में। ये तो सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, जिस तरीके से एयरपोर्ट अथॉरिटी को लेकर बात करेंगे, अभी जो यात्री सुविधा दिवस 15 जून को लेकर जिस तरीके से एक प्रोग्राम और विटनेस रिमार्केबल ग्रोथ को लेकर एक पैसेंजर ट्रैफिक की कनेक्टिविटी को लेकर बात की है, जिसमें उन्हें कार्गो ऑपरेशंस को लेकर बात की है जो कि कंटिन्यूसली एक वाइटल रोल प्रमोट कर रहा है, साथ ही साथ प्रमोटिंग टूरिज्म, ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसकी बात की जा रही है। आपको बताते चले ऑल्दो पैसेंजर ट्रैफिक जो है 3.38 मिलियन जो कि 25-26 को लेकर मैं बात करूंगा जबकि पहलगाम इंसिडेंट हुआ उसके बाद एक कंटिन्यूसली जो है बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो है वो माना जा रहा है और कंट्रीब्यूट कर रहा है अक्रॉस इंडिया और साथ ही साथ रीजन टूरिज्म को, जिसमें एक ड्रिवन इकोनॉमी देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि एयरपोर्ट जो पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर मैं एक्सपेंशन को लेकर बात करूं तो इन एडिशन अपग्रेडेशन ऑफ एयरपोर्ट फीचर मल्टी लेवल कार पार्किंग जो बताया जा रहा है, जिसमें 1000 के करीब व्हीकल्स वहां पर जी हाँ पार्क होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ 15 एयरक्राफ्ट जो कि दिन भर साइमल्टेनियसली अगर मैं बात करूं जो हैंडल किए जाते हैं। डायरेक्टर का ये भी मानना है कि एक साइड से अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ इनहैंस पैसेंजर जो खासतौर पे स्ट्रेंथ रहती है उस एबिलिटी को इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के साथ बढ़ाया जा रहा है। मोस्ट सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स जो वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स पे होते हैं वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जावेद अंजुम ने ये भी कहा कि उन्होंने कोलैबोरेशन की है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने डेडिकेट एयरपोर्ट एक्सेस कॉरिडोर कनेक्टिविटी बताई गई है, जिसमें रिंग रोड जो खास तौर पे प्लान किया जा रहा है, जो एक्सेसिबिलिटी और
इंक्रीज ट्रैफिक कंजेशन एयरपोर्ट को लेकर करेगा। इसके साथ साथ आपको बताते चले पैसेंजर्स के लिए डिगी यात्रा, सेल्फ बैगेज ड्रॉप काउंटर्स, फ्री वाईफाई, मीट एंड ग्रेट फैसिलिटीज, ईवी चार्जिंग स्टेशंस, कॉम्प्लीमेंट्री ई कार्ड सर्विसेज, लाइब्रेरी, लैपटॉप वर्क स्टेशन, स्मोकिंग लॉन्च जो होंगे, चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए जो जोन्स बनाए जाएंगे या शॉपिंग के साथ साथ आउटलेट्स, ये सारी चीजें जो है इनहेंस की जा रही है। और आपको बताते चले कि एनुअली कार्गो हैंडलिंग एक इंक्रीज 7,000 मेट्रिक टन से 10,500 मेट्रिक टन पर लाया जाएगा जो 5 साल तक होगा। तो ये मान के चले कि अप्रोक्सीमेटली एनुअल कैपेसिटी जो होगी वो 4,000 मेट्रिक टन के साथ होगी। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा यानी मामला है ये, और इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए जो है तकरीबन अभी 4 साल लग सकते हैं, मगर एक मेजर डेवलपमेंट है। शेखुल आलम बहुत बहुत शुक्रिया बहुत तफसीलात शुक्रिया करने के लिए। इरफान फाजिल श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि ये बड़ी पेशरफ्त हुई है, जो तरक्याती मंसूबे हैं उनके तोसी का ऐलान किया गया है। बात जब श्रीनगर एयरपोर्ट के हवाले से हो रही है तो जम्मू एयरपोर्ट के हवाले से भी बात करेंगे और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे जम्मू एयरपोर्ट के हवाले से, जहाँ पर जो नया टर्मिनल ज़ेर तामीर है उसकी तामीराती का जो काम है वो लगभग या तकरीबन 60% मुकम्मल हो गया है और उम्मीद, इम्कान और तवक्को की जा रही है कि रवां साल के इख्तिताम तक इस नए टर्मिनल को मुसाफिरों के लिए खोला जाएगा। 50 लाख मुसाफिर इस सहूलत से मुस्तफ़ीद होंगे और मुसाफिरों को संभालने की सलाहियत तकरीबन दुगनी हो जाएगी। ये बड़ी खबर कि जम्मू हवाई अड्डे के डायरेक्टर उनके मुताबिक गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान जम्मू एयरपोर्ट ने बुनियादी ढांचे की तवसीह, मुसाफिरों की सहूलियत, फ़िज़ाई राब्ते, सिक्योरिटी निज़ाम और कार्गो खिदमात के शोबों में नुमायाँ इजाफा कर दिया है और कहा कि जो नया टर्मिनल है, नए टर्मिनल की इमारत का तकरीबन 60% काम मुकम्मल हो चुका है और तवक्को की जा रही है कि रवां साल के इख्तिताम तक ये आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। नए टर्मिनल के खोलने के बाद हवाई अड्डे के मुसाफिरों को संभालने की सलाहियत तकरीबन दुगनी हो जाएगी और सालाना तकरीबन 50 लाख मुसाफिर को खिदमत फराहम की जा सकेगी। साथ ही साथ भारतीय एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और भारतीय फ़िज़ाइया IAF के मुश्तरका इंतज़ाम में चलने वाला जम्मू हवाई अड्डा शुमाली हिंद के अहम स्ट्रेटेजिक हवाई मराकज़ में शुमार होता है। 15 जून को यहाँ यात्री सहूलत दिवस भी मनाया जाएगा कल, लेकिन उस वाले से बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि जो टर्मिनल है, नया टर्मिनल, उसका काम तकरीबन 60% मुकम्मल हो गया है और रवां साल के इख्तिताम तक उसे खोल दिया जाएगा। इस पर ज़रा मज़ीद बातचीत करेंगे, अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। शिल्पा शर्मा मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। शिल्पा, अपडेट कीजिएगा। बड़ी सौगात ये जम्मू के लोगों को मिलने वाली है, मुसाफिरों को मिलने वाली है, जहाँ पर नए टर्मिनल का काम 60% मुकम्मल हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए जम्मू एयरपोर्ट का जो न्यू टर्मिनल बिल्डिंग है उसका 60% काम जो है वो मुकम्मल हो गया है और इस प्रकार की संभावना जताई जा रही है कि इस साल के अंतर जो है वो आम जनता को सौंप दिया जाएगा और आम जनता का बेनिफिट उठा सकेगी। देखिए ये न्यू टर्मिनल बिल्डिंग बनने से बेहद ही फायदा होगा, क्योंकि इससे पहले अगर बात करें जम्मू टर्मिनल की तो जो एयरपोर्ट इस समय जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर करीबन 2.5 मिलियन पैसेंजर उसका बेनिफिट उठा रही है उस एयरपोर्ट का। लेकिन जब न्यू टर्मिनल बिल्डिंग बन जाएगी तो 5 मिलियन पैसेंजर्स जो है वो इसका बेनिफिट उठा सकेंगे, यानी कि जो हैंडलिंग कैपेसिटी होगी वो डबल हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कल जो है वो 15 जून है और 15 जून को यात्री जो सहूलियत दिवस है वो मनाया जाएगा, मेडिकल कैंप लगाया जाएगा, ब्लड डोनेशन कैंप होगा। इसी के साथ जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन्हें भी जो है जिस प्रकार से उन्हें भी ये वहां पर जो है वो जिस प्रकार सर्टिफिकेट जो है वो दिए जाएंगे, जो काम उन्होंने किए हैं उनको लेकर भी जो है वो सर्टिफिकेट उन्हें दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो एयरपोर्ट में यात्री 15 जून को यानी कि कल वहां पर पहुंचेंगे उनका भी स्वागत किया जाएगा। देखिए ये न्यू टर्मिनल बिल्डिंग बनने से बेहद फायदा होगा, बेनिफिट्स होगा, क्योंकि हर चीज जो है वो डबल हो जाएगी। यहाँ पे यात्रियों को जो इस समय अगर फैसिलिटी नहीं भी मिल पा रही है तो वहां पर जो है न्यू टर्मिनल बिल्डिंग बनने से फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि जम्मू के डायरेक्टर का ये कहना है कि 2014 में जब यानी कि 2014 के आंकड़ों की बात करें तो 1 मिलियन पैसेंजर जो है वो वहां पर इससे पहले देखे गए थे और उसके बाद बढ़ोतरी हुई है। 2.5 मिलियन पैसेंजर जो है वो जम्मू एयरपोर्ट का जो है वो बेनिफिट उठा रही हैं। तो न्यू टर्मिनल बिल्डिंग बनने से जब ये पूरी तरीके से कंप्लीट होगा तो यात्री इसका बेहद बेनिफिट उठा सकेंगे। जो हैंडलिंग कैपेसिटी है वो डबल हो जाएगी। इसी के साथ जो एयरक्राफ्ट है वो भी वहां पर जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो तमाम जो देश से अलग अलग कोने से जो यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें हर प्रकार
की जो है वसूलियात वहां पर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। जम्मू एयरपोर्ट के हवाले से जहां पर 60% जो नया टर्मिनल बिल्डिंग बन रही है वहां पर 60% का काम मुकम्मल हो चुका है और आने वाले दिनों के दौरान, माह के दौरान, यानी कि माना जाता है कि इस साल के आखिर तक इसे मुकम्मल किया जाएगा, जिसके लिए अब मुसाफिरों को मज़ीद सहूलियात फराहम की जाएगी। अब ज़रा यहाँ पर रुकते एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। वक्फे के फ़ौरन बाद हाजिर होंगे तो जम्मू कश्मीर की और ख़बरों पर भी नज़र डालते हैं। हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जे के देख रहे हैं आप। दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं। यहाँ से खबरों को देंगे रफ्तार और फटाफट से कुछ बड़ी और अहम खबरें वो आपके सामने रखेंगे। बात वस्त कश्मीर के जिला गांदरबल की करेंगे, क्योंकि गांदरबल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रेशीपोरा गांदरबल में नहर में शिगाफ पड़ने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसकी वजह से कई रिहायशी मकानात और ज़री खेत जो है वो ज़ेर आब आ गए हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गांदरबल इंतजामिया मुतहरिक है। ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नहर में जब शिगाफ पड़ा उसके बाद से वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल देखी जा रही है। मुतअद्दिद रिहायशी मकान ज़ेर आब आ गए हैं। ज़िला गांदरबल का रेशीपोरा इलाका है ये, जहाँ पर आज अलसुब पातशाही नहर में ये अचानक शिगाफ पड़ने से वसी पैमाने पर तबाही मच गई। नहर का पानी करीबी रिहायशी इलाकों और खेतों में दाखिल हो गया, जिसके नतीजे में कई मकानात और ज़री अराजी को शदीद नुकसान पहुंचा है। इस सूरत हाल के बाद जो मकामी सियासी लीडरान हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं और मुतासरा खानदानों और किसानों से उन्होंने मुलाकात की, नुकसान का जायजा लिया गया है। साथ ही साथ ज़िला इंतजामिया से मुतालबा किया गया कि नहर में पड़ने वाली शिगाफ को फौरी तौर पर बंद किया जाए और नहर के दीगर कमज़ोर मकामात की भी हंगामी बुनियादों पर मरम्मत की जाए, ताकि आइंदा ऐसे वाक़ात से बचा जा सके। मुकामी लोगों ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया कि नहर की मुस्तकिल बुनियादों पर मजबूती और मरम्मत को यकीनी बनाया जाए। और इस वक्त यहाँ पर मुतअद्दिद ऐसे घर है, रिहायशी घर है जो ज़ेर आब आ गए हैं। साथ ही साथ फसलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। सीधा गांदरबल ये चलेंगे। कश्मीर ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलीम वानी हमारे साथ है। मोहम्मद सलीम वानी, अपडेट कीजिएगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कब ये मामला पेश आया और क्या कुछ नुकसान और ताज़ा तरीन तफसीलात क्या है? देखो जूर, आज सुबह 5:30 के 6 बजे के बीच में जो ये पातशाही कैनाल है जो गांदरबल ग्राज के ऊपर से निकलती है, एक पुरानी कैनाल है। इसमें आप देखो कि काफी लम्हे से लोग वहाँ पे ये गुहार लगा रहे थे कि इसमें ब्रीच चल रहे हैं और काफी सारे वहाँ पे क्रैश पहुंचे हैं। लेकिन आज इनका ये कहना है कि ओवरफ्लो हुआ है। अगर ओवरफ्लो भी हुआ है तो देखना पड़ेगा कि इसमें क्या लापरवाही हुई है, क्या इसमें जो क्रैश पड़े हैं उसमें बड़ा एक टल गया जो वहाँ पे नुकसान होने वाला था, लेकिन काफी नुकसान भी हुआ है। घरों में पानी घुसा, जो वहाँ पे खेती है, जमीन के चाहे एग्रीकल्चर हो या वो हॉर्टिकल्चर हो, उसमें भी नुकसान हुआ है। लेकिन बर वक्त जो कार्रवाई हुई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की तरफ से, अफसरान को डिप्यूट किया गया है, वहाँ पे वो पहुंचे हैं। सुबह सुबह वहाँ पे रेस्क्यू भी स्टार्ट किया गया है। फार्मर एमएलए जो है इशफाक जबार वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे जो इस टाइम भी चल रहा है। लेकिन लोगों का यही कहना है कि हम कई सालों से गुहार लगा रहे हैं कि इस कैनाल में जो ब्रीचेज है या इस कैनाल में काफी सदियों से जो कैनाल चलती है वहाँ पे उसमें कभी मरम्मत। तो अभी हाल ही में जो उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ पैसे भी इसमें अप्रूव किए हैं, लेकिन इस चीज को हंगामी बुनियादों पे करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी, क्योंकि ये लोगों की जानो मालों की इसमें वो होता है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए इस टाइम भी चल रहा है, रेस्क्यू चल रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। खुद यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने मॉनिटर सुबह से ही लगाया है, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के एक्शन को लगाया है। वहाँ पे सारे जो अमला है इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का वहाँ पे पहुंचा है। लोग भी वहाँ पे काफी नुकसान हुआ है। इसके लिए एक कमेटी भी तश्कील देनी चाहिए, क्योंकि लोगों को घरों में पानी घुसा, जो जमीन है 2 दिन पहले वहाँ पे काश्तकारी हुई थी, जमींदारी हुई थी, तो उसमें भी काफी सारे नुकसान हुआ था। इसलिए आज सुबह 5:30 के करीब जो पातशाही कैनाल है उसमें जो ब्रीच हुआ या ओवरफ्लो हुआ, जो भी हुआ, अभी तक हम वहाँ पे स्पॉट भी जाएंगे। लेकिन अभी तक यही है कि आज सुबह सुबह उसके बाद रेस्क्यू भी स्टार्ट हुआ है। रेस्क्यू इस टाइम भी चल रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फ्लड कंट्रोल जिसने खुद वहाँ पे डिप्यूट टीम किया है और वो खुद भी आ रहे हैं उधर, और पूरी तरह से उस पर मॉनिटरिंग चल रही है। लोगों को ये कहा गया है कि आप बेफिक्र रहे, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। मोहम्मद सलीम वानी कश्मीर ब्यूरो चीफ तफसीलात दे रहे थे और बता रहे थे कि आज सुबह ये मामला पेश आया है, जहाँ पर नहर में शिगाफ पड़ने से सैलाबी सूरत, उसके बाद बर वक्त ऑपरेशन चलाया गया, फसलों को नुकसान पहुँचा है, कई इलाके ज़ेर आब आए हैं और इंतजामिया से मुतालबा किया गया है कि इस मामले की तरफ तवज्जो दी जाए और नहर की फौरी मरम्मत की जाए, ताकि दोबारा इस तरीके के वाक़यात पेश ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अदालतों की कुछ फैसलों की करते हैं और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है जिससे अनंतनाग के एक शहरी को बड़ा रिलीफ मिल गया है।
अनंतनाग के ज़मीन मालिक को अबूरी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 करोड़ 61 लाख रुपए की वसूली पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ कोर्ट ने NHAI समेत फ्रैकेन को नोटिस जारी किया है। श्रीनगर जम्मू हाईवे मंसूबे के मुआवजे का ये मामला था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अली मोहम्मद डार नामी शहरी को बड़ा रिलीफ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की 4 लेनिंग के लिए हासिल की गई ज़मीन के मुआवजे से मुतल्लिक एक अहम मामले पर अबूरी राहत देते हुए ज़िला अनंतनाग के रिहायशी अली मोहम्मद डार से 2 करोड़ 61 लाख रुपए के मुबैना इजाफी रकम की वसूली पर रोक लगा दी है। ये मामला संगम अनंतनाग में कौमी शाहरा की तवसी के लिए हासिल की गई ज़मीन के मुआवजे से मुतल्लिक है। अली मोहम्मद डार ने हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से इजाफी मुआवजे की वसूली को बरकरार रखा गया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया था कि ज़मीन के हुसूल के कानून के तहत मुआवजे में ज़मीन, तामीरात और उससे मुंसलिक असासों की कीमत शामिल होती है और दरख्वास्त गुजार को मुबैना तौर पर एक ही मद में 2 मरतबा मुआवजा मिलने के बायस इजाफी रकम 6% सूद वापस करने का हुक्म दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से दरख्वास्त दायर की गई और हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार की जानिब से सीनियर वकील AM मागरी ने दलाइल पेश किए, जिसके बाद अदालत उस्मा ने फ्रैकेन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया और अबूरी तौर पर रकम की वसूली के अमल पर रोक लगा दी और अब इस मामले की मज़ीद समाअत सुप्रीम कोर्ट में होगी। लेकिन फ़िलहाल बड़ी राहत मिली है अली मोहम्मद डार को, जहां 2 करोड़ 61 लाख रुपए के इजाफी रकम की वसूली पर फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चलिए नाज़रीन, अब जरा यहाँ बढ़ते हैं आगे। बात जरा मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका लद्दाख की करते हैं, क्योंकि लद्दाख के अंदर तामीर और तरक्की का जाल जो है वो बिछा हुआ है और मुख्तलिफ इक़दामात इस सिलसिले में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना की जानिब से एक नई पेशरफ्त, जहाँ पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की के तहत एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख की जानिब से लेह के अंदर 9.12 करोड़ रुपए की लागत से डिसेंट्रलाइज्ड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान को मंजूरी दे दी गई है और इस मंसूबे का मकसद जो है वो लेह की जो नाजुक माहौलियाती सूरत हाल है उसको महफूज बनाते हुए गंदे पानी को बगैर ट्रीटमेंट दरियाओं और आबी ज़खायर में जाने से रोकना है और साथ ही साथ ये प्लांट है गंदे पानी को इसकी जो पैदाइश के मकाम के करीब ही साफ़ किया जाएगा। जहां से ये गंदा पानी निकलता है वहां से इस सिलसिले में उसको साफ़ करना है, जिससे मरकज़ी जो सीवरेज निज़ाम है उस पर दबाव कम होगा और माहौल और सेहत के ख़तरात में नुमाया कमी आएगी। मंसूबे के तहत जो अगलिंग 1 में 200 किलोलीटर यौमिया सलाहियत का जदीद जो ये प्लांट है वो नस्ब किया जाएगा, जिसके साथ साथ 3200 मीटर तवील ग्रेविटी सीवरेज नेटवर्क और 1 लाख लीटर का कलेक्शन टैंक भी तामीर किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा चले आपको बताते चले कि ये जो मंसूबा है साफ शुदा पानी को क्वाबी कैनल के निचले इलाकों में लैंडस्केपिंग और दीगर मकासद के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे खुश्क और सर्द खत्ते में पानी के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ मिलेगा। और बड़ी और अहम खबर जो है कि लद्दाख के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की के लिए इसे एक अहम मंसूबा करार दिया जा रहा है, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख विनय कुमार सक्सेना की जानिब से मंजूरी दे दी गई है और इस मंसूबे पर तकरीबन 1.12 करोड़ रुपए की लागत आएगी। चलिए बात मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख की हो रही है, तो आगे बढ़ते हैं। बात त्योहारों के हवाले से भी करते हैं और आपको बता दें कि मुहर्रमुल हराम की आमद है और उससे पहले ही इंतज़ामिया ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है। ख़ासकर तालिब इल्मों और तालीमी इदारों के हवाले से बड़ा फ़ैसला लिया गया है कि 5 रोज़ तक स्कूल इम्तिहानात पर पाबंदी लगा दी गई है। मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र वादी कश्मीर में 5 रोज़ तक कोई किसी भी इम्तिहान का इनकाद नहीं किया जाएगा।
23 से 27 जून तक कोई टर्म या दाखिली इम्तिहान नहीं होगा। सरकारी निजी स्कूलों को इम्तिहानात मुलतवी करने की हिदायत दी गई है और ये साफ तौर पर कहा गया है कि अगर हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी हुई तो उन इदारों के खिलाफ भी फिर कार्रवाई भी की जाएगी। मुहर्रमुल हराम की आमद के पेश नज़र वादी कश्मीर के तमाम सरकारी और तस्लीम शुदा निजी स्कूलों में 5 दिन के लिए इम्तिहानात और तालीमी जायज़ा सरगर्मियाँ मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से जारी करदा सरकारी हुक्मनामे में कहा गया है कि 23 जून से 27 जून तक किसी भी सरकारी या तस्लीम शुदा निजी तालीमी इदारे में इन हाउस इम्तिहानात, दाखिली जायज़ों या टर्म इम्तिहानात का इनेकाद नहीं किया जाएगा। महकमा के मुताबिक ये फैसला मुहर्रमुल हराम की मुक़द्दस मजहबी तक़द्दुस और इस दौरान तलबा, उसातिज़ा और वालिदैन को मजहबी रसूमात की अदायगी में सहूलत फराहम करने के लिए लिया गया है। हुक्मनामे में तमाम तालीमी इदारों को हिदायत दी गई है कि वो मज़कूरा मुद्दत के दौरान इम्तिहानी सरगर्मियों से गुरेज करें। महकमे ने वाज़ा किया कि हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों के खिलाफ ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DSA यानी डेस्क के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद मजहबी अयाम के दौरान तालीमी दबाव को कम करना और तलबा को मुहर्रमुल हराम की तकरीबात में शिरकत का मौका फराहम करना है और इस हवाले से बड़ा फैसला लिया गया है कि फ़िलहाल 5 रोज़ तक स्कूलों में कोई इम्तिहान नहीं होगा। चलिए नाज़रीन, बढ़ते आगे बात ज़रा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की जानिब से भी करते हैं। लगातार हम इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि आप ज़्यादा देर तक एक ही जगह नहीं बैठ सकते क्योंकि ये संगीन बीमारियों का बायस भी बन सकता है। माहिरीन की जानिब से इस हवाले से खबरदार किया गया है, आवाम को आगाह किया गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के जो शोबे कम्युनिटी मेडिसिन है उन्होंने खबरदार किया है कि तवील वक्त तक बैठे रहना एक संगीन अवामी सेहत का मसला बनता जा रहा है, जिसके बायस से दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, जहनी दबाव और दीगर कई अमराज में इजाफा हो रहा है। माहिरीन सेहत के मुताबिक जदीद तर्ज ज़िंदगी, स्क्रीन के ज़्यादा इस्तेमाल और दफ्तरी कामों के दौरान मुसलसल बैठे रहने से इंसानी जिस्म पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और इस खतरे से निपटने के लिए शोबे की जानिब से आगाही मुहिम भी शुरू कर दी गई है। मुहिम में शहरियों को 30-30 रूल अपनाने की हिदायत दी गई है, जिसके तहत हर 30 मिनट बाद 2 से 3 मिनट के लिए खड़ा होना, चलना या हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करना शामिल है। माहिरीन ने मशवरा दिया कि रोज़मर्रा मामूलात में मामूली तब्दीलियाँ जैसे सीढ़ियाँ इस्तेमाल करना, खड़े होकर फ़ोन पर बात करना और खाने के बाद मुख्तसर वॉक को शामिल किया जाएगा। GMC श्रीनगर ने आवाम से अपील की है कि वो कम बैठे, ज़्यादा हरकत करें और सेहतमंद ज़िंदगी को अपना शौर बनाएं ताकि दिल, दिमाग और मजमूई सेहत को बेहतर बनाया जा सके। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि तिबी माहिरीन की जानिब से इस हवाले से सभी लोगों को जो दफ्तर में काम करते हैं कि वो ज़्यादा देर तक एक ही जगह नहीं बैठ सकते हैं। अगर आपको काम है, बैठना ही है, तो हर 30 मिनट के बाद आप 2 मिनट 3 मिनट वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं, चहलकदमी कर सकते हैं, सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर बैठना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। चलिए, चलते चलते बात जब सेहत के हवाले से हो रही है तो बात किसानों की भी करते हैं और आपको बता दें कि इस हवाले से वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आबपाशी स्टेशन जो है या आबपाशी स्कीमें जो है उनकी मरम्मत का अमल शुरू हो गया है। किस तरह से उनमें जदीद निज़ाम को फ़ाल किया जाए उस वाले से काम चल रहा है और जो पुराने आबपाशी मनसूबे की बहाली और नए पंप नस्ब करने का फ़ैसला हुकूमत की तरफ से लिया गया है और धान के सीज़न में 24 घंटे बिजली फराम हो उस हवाले से भी इकदाम उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो मुलाजमीन हैं उनके हवाले से भी कहा गया है कि 25 बरस से काम कर रहे या खिदमत अंजाम दे रहे जो मजदूर हैं उनके मुतालबात भी ज़ेर गौर है, उनको देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर बराए ज़राअत और आबपाशी जावेद अहमद डार ने कहा कि ज़री शोबे की बढ़ती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पुराने आबपाशी स्टेशनों को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा और बोसीदा निज़ाम को मजबूत बनाने के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर नए पंप भी नस्ब किए जाएंगे। शुमाली कश्मीर के दौरे के दौरान उन्होंने एतराफ़ किया कि कई आबपाशी स्टेशनों के पंप और मोटर्स अपनी इफादियत खो चुके हैं, जिन्हें जदीद टेक्नोलॉजी से अपग्रेड धान की काश्त के मौसम में 24 घंटे बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की ज़रूरत है। जावेद अहमद डार ने जो सीजनल मैकेनिकल मजदूर है
उनके हवाले से भी बात की और कहा कि उन मजदूर के मुतालबात भी ज़ेर गौर है। तकरीबन 400 कारकुनों को पहले ही एडजस्ट किया जा चुका है, जबकि 25 बरस से ज़ायद अरसे से जो आर्जी मुलाजिम या सीजनल वर्कर, सीजनल मैकेनिकल वर्कर खिदमत अंजाम दे रहे हैं या जो बाकी मुलाजमीन हैं, उनके मुतालबात पर हुकूमत गौर कर रही है और मुतालबात को बड़ी हद तक पूरा करने की कोशिश भी की जा रही है। ये जावेद अहमद डार की जानिब से बताया गया। मज़ीद उन्होंने क्या कुछ कहा, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। हवाले से है, वो भी बहुत एरिया को जो है। चलिए 10 बजने वाले हैं। स्टूडियो की घड़ियाँ अब आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रही है। सलाम जे के प्रोग्राम का वक्त यहीं पर इख्तिताम पसीर हुआ चाहता है। मुझे यानी ज़ुहूर लोलावी और गवर कुचे को आप देंगे इजाज़त इस वादे के साथ कि आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बने रहे, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ बने रहे।